हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम लोग ब्लॉक 3 कवर कर रहे थे और हमने पढ़ना स्टार्ट किया था यूनिट 9 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हज़ार्ड्स। तो पिछले क्लास में मैं आपको एयर पॉल्यूशन तक कवर करा दी थी और लास्ट में मैंने आपको छोड़ा था भोपाल गैस ट्रेजेडी पे। मैं आपको बोली थी कि ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी से। तो देखो 1969 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था भोपाल में। फिर 1979 आते आते इन्होंने मिथाइल आइसोसाइनेट का प्लांट इंस्टॉल किया। 1969 में इन्होंने फैक्ट्री बनाई यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन और 1979 आते आते इन्होंने सोचा कि और भी कुछ इंस्टॉल किया जाए, तो इन्होंने बनाया मिथाइल आइसोसाइनेट का प्लांट जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी था 5000 टन। ठीक है। फिर 2 दिसंबर 1984 की रात प्लांट में मेंटेनेंस का काम हो रहा था। इसी मेंटेनेंस के दौरान कुछ मटेरियल एंटर कर जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट के टैंक में। ठीक है। फिर क्या हुआ, इस टैंक से लगभग 40 टन का टॉक्सिक गैस रिलीज हुआ और पूरे सिटी में फैल गया। और प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त कोई भी अलार्म का सिस्टम नहीं था, कुछ पता नहीं चला और रातों रात ये सारे चीज़ हो गए। जो गैस लीक हुआ था वो 1 घंटे से कम तक रहा, लेकिन फिर भी इसके वजह से काफ़ी की जान चले गए और बहुत सारे लोगों को सीरियस इंजरी आ गई। तो ये देखो, ये रहा हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट का प्लांट और इसी जगह पे इतने सारे लोगों की जानें चली गई और काफ़ी लोग इंजर हो गए। तो ये सारे चीज़ को देख के हमारा जो ICMR है, ICMR कौन है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो काफ़ी के हेल्थ खराब हो चुके थे, तो इसीलिए ICMR स्टडी करता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या क्या चीज़ हुए थे। आपकी बुक में दी गई है, तो यहाँ पे ICMR की फाइंडिंग्स आपको बताई जा रही है। तो सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स, न्यूरोटिक डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एंड साइकोसिस वाज रिपोर्टेड इन 22.6% ऑफ एक्सपोज्ड पीपल। लंग्स में इन्फेक्शन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, ये सारे चीज़ 22.6% पीपल में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि स्टडीज़ फ्रॉम 1987 to 89 शो दैट गैस एक्सपोज चिल्ड्रेन सफर्ड 2 to 4 times more from fever, breathlessness, vomiting and cough compared to the children among similar unexposed population। तो स्टडी में ये भी फाइंड किया गया कि जितने भी चिल्ड्रेन इस गैस लीक की वजह से सफ़र हुए थे उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम पाई गई। क्या क्या प्रॉब्लम थी? ये फीवर, वोमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, ये सारे चीज़ जो नॉर्मल बच्चों में हो रही थी उससे 2 से 4 गुना ज़्यादा फीवर, ब्रेथलेसनेस, वोमिटिंग इन बच्चों में पाई गई जो इस गैस लीक से इफेक्ट थे। ठीक है ना। फिर आखिरी में क्या कहा जा रहा है, एज लेट एज इन 1990 स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन रेट्स अमॉन्ग द एक्सपोज्ड वुमेन वेयर मोर देन 3 times दैट अमॉन्ग अनएक्सपोज्ड वुमेन। यानी कि जो वुमेन उस टाइम में प्रेग्नेंट थी उनका एबॉर्शन ज़्यादा हो रहा था उन वुमेन के अकॉर्डिंग जो अनएक्सपोज थी। ठीक है। यानी कि जो इफेक्ट हुई इस प्रॉब्लम की वजह से उनमें एबॉर्शन रेट ज़्यादा थी, वो भी कितना ज़्यादा? 3 गुना ज़्यादा। ठीक है। जो नॉर्मल वुमेन है उसके अकॉर्डिंग 3 गुना ज़्यादा एबॉर्शन रेट था अफेक्टेड वुमेन की। तो ये छोटा सा डिजास्टर कितना ज़्यादा तबाही लेके आया। तो ये केस स्टडी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं हमारा वाटर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का डेफिनेशन हमें मालूम है ना। कोई भी बायोलॉजिकल या केमिकल या फिर फिजिकल चेंज हो जाता है तो उसे हम पॉल्यूशन कहेंगे, और ये चेंजेस अगर वाटर में देखने को मिलते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? वाटर पॉल्यूशन। तो ये देखो, ये रहा हमारा वाटर पॉल्यूशन। ये तो पिक्चर में है, हम रियल लाइफ में भी देखते हैं क्योंकि हमारे आसपास सिर्फ पॉल्यूशन ही हमें देखने को मिलते हैं, है ना। हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है वो लॉस्ट हो गई है। ठीक है। इसीलिए हमें ये पढ़ाया जा रहा है ताकि हम इसे इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। तो ये तो था पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? पॉल्यूटेंट की वजह से। तो वाटर पॉल्यूशन के लिए भी कुछ पॉल्यूटेंट है। क्या क्या है वो? सबसे पहले देखो बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में कौन आ जाते हैं? हमारे वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ठीक है। तो ये जो हमारे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे एजेंट है, ये अफेक्ट कर रहे हैं वाटर को और इससे काउज हो रहा है हमारा वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। तो पॉल्यूटेंट में कौन आ गए? सबसे पहले वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ये कौन है? ये है हमारे बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है ना। और ये छोटा मोटा पॉल्यूटेंट नहीं है, इससे सीरियस वाटर पॉल्यूशन होता है और इसके वजह से बहुत सारे बीमारी होते हैं, जैसे कि कोलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गई, टाइफाइड हो गई, पोलियो, फ्लू और क्या क्या बोलूँ, बहुत सारे बीमारी हैं। क्योंकि ये वाटर पॉल्यूशन में ही मलेरिया के बहुत सारे मच्छर पाए जाते हैं,
है ना। हमें पता है जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ मॉस्किटो आएंगे ही, और इन सारे से क्या हो रहा है, मलेरिया, डेंगू, ये सारे चीज़ काउज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरियस पॉल्यूटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल एजेंट। इसमें भी दो पार्ट होगा, एक होगा हमारा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट और एक होगा ऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक यानी कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, एसिड, सॉल्ट और जितने भी टॉक्सिक हैवी मेटल होते हैं वो सारे आ जाएंगे हमारे इनऑर्गेनिक में। ठीक है, और फिर है ऑर्गेनिक, जैसे कि ऑयल, गैसोलीन, पेस्टिसाइड, डाई, प्लास्टिक, ये सारे चीज़, ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक केमिकल एजेंट। अब आपको इसके एग्जाम्पल से ही समझ में आ रहा है कि किस तरीके का काउज होता है ऑयल से, प्लास्टिक से, है ना। हमारे वाटर बॉडीज में मैक्सिमम जो पॉल्यूशन है वो प्लास्टिक की वजह से ही है, उसमें घुले डिटर्जेंट के वजह से है, उनमें ऑयल के वजह से। ये सारे से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाते हैं प्लांट के, जो कि हमारे वाटर बॉडीज में रह रहे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल को हार्म करते हैं। ठीक है ना। अगर यूट्रोफिकेशन हो जाए, सपोज ये मान लो ये कोई तालाब है, तो इस तालाब के ऊपर में अगर छोटे छोटे प्लांट आ जाएंगे, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, तो क्या सनलाइट अंदर जा पाएगी और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, सनलाइट का पेनिट्रेशन कम हो जाएगा, वो खाना नहीं बना पाएंगे, उसके सर्वाइवल पे इफेक्ट आएगा। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, ये भी काउज कर रहे हैं वाटर पॉल्यूशन। फिर तीसरा क्या है, फिजिकल एजेंट। तो इसमें मेनली क्या इंक्लूड होंगे, हमारे फिजिकल फैक्टर में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा क्या हो सकता है, सिल्टेशन। सिल्टेशन एक मेजर काउज है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल से समझो, जब हम डैम का फॉर्मेशन करते हैं तो उस वक्त क्या होते हैं, वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है ना, मडी। ठीक है, तो ये मड के वजह से क्या हो रहा है, वाटर बॉडी में पॉल्यूशन आ रहे हैं। तो मेनली हमें क्या समझना है कि वाटर पॉल्यूशन जिस वजह से काउज हो रहे हैं वो सारे ही उसके पॉल्यूटेंट हो गए। ठीक है, एक चार्ट आपको दिया हुआ है, ये देखो, इस तरीके का चार्ट आपको बुक में देखने को मिलेगा। आपको एक साइड में पॉल्यूटेंट लिखा हुआ है और फिर उसका सोर्स के बारे में बताया गया है और उसका इफेक्ट। ठीक है, तो पिछले क्लास में भी मैं आपको ये चीज़ बताई थी और मैं आपको बोल दी थी कि ये आप बुक से पढ़ लेना, क्योंकि एक एक लाइन करके सारे को समझाना पॉसिबल नहीं है। और इसमें समझाना क्या, ये तो बस आपको याद ही रखना है ना, और या तो मैं करा नहीं सकती हूँ या तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ भी आपको बता दिया गया है कि बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर क्या क्या पॉल्यूटेंट है और उसका सोर्स क्या है और इफेक्ट क्या है। फिर क्या है, केमिकल एजेंट, इसके क्या क्या सोर्स है और इसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, फिर क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, फिजिकल एजेंट, ये सारे ही क्या है, ये पॉल्यूटेंट है, इसका सोर्स दिया हुआ है और इसका इफेक्ट दिया हुआ है, ये बस पढ़ लेना है। ठीक है ना। फिर आगे है मेराइन पॉल्यूशन, ये भी वाटर पॉल्यूशन है, इसका भी पॉल्यूटेंट क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन फ़र्क क्या है, ये ओशियन का पॉल्यूशन है ना। मेराइन का मतलब क्या होता है, ओशियन वाटर। तो ओशियन के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है वो कहलाएगा हमारा मेराइन पॉल्यूशन। तो इस मेराइन पॉल्यूशन का क्या रीज़न हो सकता है, बहुत सारे हमारे जो पॉल्यूटेंट है वो हम क्या कर रहे हैं, ओशियन में जाके डंप कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, पॉल्यूशन काउज ही करेगा ना। फिर कभी कभी न्यूज़ में आ जाता है ना कि ऑयल टैंकर लीक कर गया ओशियन में, तो जब ऑयल लीक करेगा ओशियन में तो वो क्या काउज करेगा, पॉल्यूशन ही ना। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और हमें पता है ना कि क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये सारे ही वजह हैं मेराइन पॉल्यूशन काउज करने के। ठीक है, तो ये देखो पिक्चर, मेराइन पॉल्यूशन होने की वजह से क्या हो रहे हैं, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो सारे ही खत्म हो जा रहे हैं। तो यहाँ देखो रीज़न भी दिया गया है, ऑयल स्पिल इन ओशियन किलिंग एनिमल्स। तो ऑयल स्पिल अभी मैंने बताया, कभी कभी क्या होता है, ऑयल स्पिल कर जाता है टैंकर से ले जाते वक्त। हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो कभी कभी गलती से क्या होता है, ऑयल लीक करने लगता है, और लीक करके वो कहाँ गिरेगा, वो गिरेगा ओशियन में। ओशियन में गिरा तो वो क्या हो गया, वो पॉल्यूटेंट हो गया ना, और पॉल्यूटेंट काउज कर दिया पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेराइन पॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर क्वालिटी को हम कैसे मेज़र करेंगे, तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आप बता सकते हो वाटर बॉडी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितना है, ये एक तरीका हो सकता है बताने का। फिर होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कितना चाहता है। तो मेनली इस टर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज कितना ज़्यादा डिमांड करता है ऑक्सीजन का। ठीक है, वो हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और डिज़ोल्व ऑक्सीजन यानी कि वाटर में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है, वो हो गया डिज़ोल्व ऑक्सीजन। फिर तीसरा क्या हो सकता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसका मतलब होता है कि हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, कोई भी कंपाउंड होगा तो उसे तोड़ना है, ठीक है, वो टूटेगा, वो डिग्रेड होगा, तभी वो पॉल्यूशन फ्री होगा। तो उस डिग्रेडेशन के लिए, उस ब्रेकडाउन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वो हो गया हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है,
इसके अलावा क्या हो सकता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, यानी कि हमारे वाटर में कितना ज़्यादा सॉलिड मिक्स है। जैसे कि कुछ सब्सटेंस है जो हमारे वाटर क्वालिटी को ख़राब करते हैं, वो सारे अगर इसमें मिक्स हैं, वो सारे सॉलिड अगर इसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, हमारे वाटर क्वालिटी को खराबी करेंगे ना। तो इस पैरामीटर के बेसिस पे हम वाटर क्वालिटी को बता सकते हैं कि वो अच्छा है कि खराब। ठीक है, जैसे कि पहले क्या था, डिजॉल्व ऑक्सीजन, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वाटर क्वालिटी अच्छा है। फिर दूसरा क्या था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये अगर कम है तो वाटर क्वालिटी अच्छा है। अब आप बोलोगे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर कम है तो अच्छा है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या थे, पॉल्यूटेंट। ठीक है, ये सारे अगर वाटर में होंगे तो वो डिमांड करेंगे ना कि हमें भी भाई ऑक्सीजन दो। तो अगर ये बैक्टीरिया, ये वायरस ना हो तो सारा ऑक्सीजन किसका होगा, सारे मछलियों का, है ना। लेकिन अगर ये वायरस या फिर ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वाटर में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि मछली थोड़ा मुझे भी दो, वो उसके ऑक्सीजन को ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ होगा। और इंक्रीज़ होने का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है वाटर बॉडी में। ठीक है ना, तो इसे कम करने की ज़रूरत है। तो जितना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगा उतना ज़्यादा वाटर क्वालिटी अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद डिजॉल्व सॉलिड, ये सारे कम होंगे तो ही वाटर क्वालिटी अच्छा है। तो ये सारे थे हमारे मेराइन पॉल्यूशन। आगे मूव करते हैं, आगे क्या है, थर्मल पॉल्यूशन। ये क्या होता है, देखो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, थर्मल पॉल्यूशन अकर्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए वाटर बॉडी और एयर इन द एटमोसफेयर आर रेज्ड और लोअर्ड एंड सब्सिक्वेंटली डेविएट फ्रॉम नॉर्मल लेवल। देखो कोई भी चीज़ नॉर्मल वे में अच्छा लगता है ना, फिर चाहे वो टेम्परेचर ही क्यों ना हो। अगर टेम्परेचर थोड़ा भी अप डाउन कर जाए तो हम इंसान ही परेशान होने लगते हैं। तो वही कहलाता है थर्मल पॉल्यूशन। लिखा गया है ना यहाँ कि अगर टेम्परेचर राइज कर जाए या फिर लो हो जाए, यानी कि अगर ये नॉर्मल लेवल से डेविएट कर जाए तो ये भी पॉल्यूशन काउज करता है। इसी को कहा जाता है थर्मल पॉल्यूशन। जैसे हम इसे पढ़ किस में रहे, मेराइन पॉल्यूशन में, है ना, ये वाटर पॉल्यूशन का पार्ट है। तो वाटर पॉल्यूशन कब काउज होगा, वाटर बॉडी में कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी फैक्ट्री के वेस्ट वाटर हैं उसे क्या कर रहे हैं, उसे रिलीज़ कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ में। और वो रिलीज़ किस फॉर्म में हो रहा है, हीट फॉर्म में। तो जब जब ये हीट वाटर एंटर करेगा वाटर बॉडी में तो वो वहाँ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगा। तो इससे क्या होगा, वहाँ के जितने भी वेजिटेशन है, मेराइन एनिमल्स है, उन सारे पे इफेक्ट पड़ेगा और इससे भी क्या होगा, पॉल्यूशन काउज। ठीक है, तो ये था हमारा थर्मल पॉल्यूशन, समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, आगे है हमारा सॉइल पॉल्यूशन। फिर से सेम डेफिनेशन रिपीट करेगा कि कोई भी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं हमारे सॉइल में, वो काउज करेगा सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉइल में पॉल्यूशन काउज होने की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है वो सारे ही पूरे कहाँ होते हैं, इस सॉइल से। जैसे कि हमें फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, ये सारे कहाँ मिलते हैं, सॉइल पे, है ना। सॉइल मतलब क्या हुआ, लैंड। ये लैंड एरिया में ही सॉइल रहता है ना, और इसी के थ्रू हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर सॉइल ही ख़राब हो जाएगा तो फिर कहाँ से आएगा खाना, है ना। तो सॉइल पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। और दूसरी बात, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लैंड एरिया को पोल्यूट करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्या क्या प्रॉब्लम है, देखो सबसे पहले है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस कर जाता है तो आप समझ ही रहे हो क्या प्रॉब्लम आने वाली है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट तो दिख ही रहा है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुके हैं और जितने भी हमारे एनिमल स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज है, वो सारे ही वल्नरेबल स्टेज पे हैं। ठीक है, वो सारे को बचाना जरूरी है। तो सॉइल पॉल्यूशन अगर काउज होता है तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सॉइल इरोजन। अगर सॉइल में पॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली वो सॉइल को इरोड करेगा, क्योंकि वो सॉइल को पूरी तरह से खराब कर देता है। तो सॉइल इरोजन का मतलब क्या हुआ, लूजनिंग ऑफ सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, रिमूवल ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल लूज करेगा, रिमूव हो जाएगा, तो वो क्या काउज किया, सॉइल इरोजन। और अभी हमने पढ़ा ना कि सॉइल पॉल्यूशन क्या काउज कर रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी ही नहीं रहा तो सॉइल को कौन होल्ड करेगा, क्योंकि वेजिटेशन ही तो सबसे अच्छा होल्ड करते हैं ना सॉइल को। वेजिटेशन ही खत्म हो गया तो सॉइल इरोड होना ही है। तो ये सारे से क्या होगा, सॉइल इरोड होगा और हमारे टॉप सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम है सॉइल पॉल्यूशन के। ठीक है, आगे क्या है, एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है, एसिडिटी और अल्कलिनिटी, यानी कि सॉइल में क्या होंगे, एसिड इंक्रीज हो जाएंगे, फर्टिलिटी लूज, अल्कलिनिटी बढ़ेंगे, फिर क्या होगा, फिर से सॉइल फर्टिलिटी लूज।
तो ये सारे क्यों हो रहे हैं? ये हो रहा है हमारे गलत फर्टिलाइज़र यूज़ करने से। गलत क्या, अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ ही करते हैं तो उससे भी काउज हो रहा है सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे क्या हो रहे हैं? पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसीलिए अभी क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि इन सारे से क्या काउज होता है? सॉइल पॉल्यूशन। एसिडिटी बढ़ेगी, अल्कलिनिटी बढ़ेगी। ये क्या करेगा? ये सॉइल की फर्टिलिटी को लूज़ करेगा, और सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ यानी कि हमारा खाना खत्म। ठीक है ना। फिर लास्ट में क्या है? लैंड पॉल्यूशन बाय वेस्ट डिपोजिशन। तो मैक्सिमम लोग कर क्या रहे हैं? वो लैंड पे कचरा डाले जा रहे हैं, जहाँ मन करा वहाँ वेस्ट को डिपोज कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होगा? पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। तो ये तो सारे लोग अपने आसपास देखते ही हो। तो पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, हो सकता है कर भी रहे हैं। तो पॉल्यूशन को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी लॉस, सॉइल इरोजन। ठीक है, और इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हम ह्यूमंस पे। आगे देखो, आगे क्या है? कुछ वेस्ट के नाम दिए गए हैं जो कि लैंड एरिया को पॉल्यूट कर रहा है, और अलग अलग चार्ट दिया गया है, जैसे कि अर्बन वेस्ट का, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, रूरल वेस्ट, न्यूक्लियर प्लांट वेस्ट, और ये सारे ही मिलके काउज कर रहे हैं सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये देखो, ये अलग अलग आपको सोर्स दिया हुआ है कि इस सोर्स के थ्रू पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि अर्बन एरिया में क्या है? म्युनिसिपल सीवेज हो गया, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हो गया, डोमेस्टिक इफ्लुएंट हो गया, हॉस्पिटल वेस्ट हो गया। ये सारे क्या कर रहे हैं? काउज ही कर रहे हैं ना पॉल्यूशन। उसी तरीके से ये सारे नाम भी आप पढ़ लेना। पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें मालूम है किस तरीके से लैंड पॉल्यूशन काउज हो रहे हैं। नहीं, लेकिन आप फिर भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? मूवमेंट ऑफ केमिकल थ्रू द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। किस तरीके से केमिकल फ्लो कर रहा है, ये चार्ट के थ्रू समझाया गया है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखो, इसे पकड़ो, ये रहा हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से क्या हो रहा है? सारे वेस्ट हम डिस्चार्ज कर रहे हैं रिवर में। रिवर में डिस्चार्ज हो गया, इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर गया, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉल्यूटेंट होंगे। वो पॉल्यूटेंट प्रिसिपिटेट होके एसिड रेन फॉर्म करेगा, तो आगे पॉल्यूशन हमारे अर्थ पे वापस। ठीक है, फिर देखो ये क्या है? ये है ऑयल टैंकर। और ऑयल टैंकर कहाँ बने होते हैं? ओशियन या सी में। ठीक है, अगर यहाँ से ऑयल स्पिल करता है तो ये भी क्या करेगा? रिवर में पॉल्यूशन काउज। ठीक है, तो ये समझ गए कि किस तरीके से केमिकल मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और मूवमेंट के थ्रू इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? हम ह्यूमंस पे। ठीक है, अभी हमें दिख नहीं रहा क्योंकि ये धीरे धीरे हो रहा है ना। आज कोरोना का इतना खौफ क्यों है? क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि किस तरीके से ये इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन पॉल्यूशन का इफेक्ट अभी हमें पता नहीं चल रहा, इसीलिए लोग बिंदास घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस दिन ये इफेक्ट दिखने लगेगा ना, तो इंसान कोरोना से ज़्यादा इस पॉल्यूशन से मरेंगे। ठीक है, तो इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। छोड़ो, आगे मूव करो। तो यहाँ दो टर्म है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। ये टर्म जुड़ा हुआ है फूड चेन से। तो मैं पहले आपको फूड चेन का एग्जाम्पल बना लेती हूँ। तो मान लो ये क्या है? ये है प्लांट। इस पर अब कौन फिट करेगा? डियर। डियर पे कौन फिट करेगा? टाइगर। ठीक है, ये बन गया हमारा फूड चेन। छोटा सा, बस समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है ना, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। इसे ही समझना है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि एंट्री ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन ए फूड चेन। तो सपोज इन्वायरमेंट से कोई भी पॉल्यूटेंट अगर कंज्यूम करते हैं, वो कहलाएगा बायो एक्यूमुलेशन। और ये काउज किस पे होता है? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। तो यहाँ पहला ऑर्गेनिज्म कौन है? प्लांट। और इस पे ध्यान देना है कि फूड चेन हमेशा प्लांट से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो मान लो कि जो भी पहला इंसान होगा फूड चेन में, इंसान, प्लांट भी इंसान है ना, लिविंग थिंग है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लांट, जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है फूड चेन का। अगर ये कोई भी पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट से अपने में एक्यूमुलेट करता है, वो कहलाएगा बायो एक्यूमुलेशन। ये क्या कर लिया? एक्यूमुलेट कर लिया। और ये पॉल्यूटेंट किसके पास है? सिर्फ प्लांट के पास। ये हो गया बायो एक्यूमुलेशन। फिर मैं आपको पहले भी बताई थी कि ये पॉल्यूटेंट जो एक्यूमुलेट होता है, ये ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। तो ये पॉल्यूटेंट अगर ट्रांसफ़र हो जाता है डियर में, क्योंकि डियर आएंगे प्लांट पे फीड करने के लिए, तो वो खाएंगे, तो उसके पास भी कुछ चला जाएगा ना पॉल्यूटेंट, तो वो ट्रांसफ़र हुआ डियर के पास। फिर टाइगर फीड करेगा डियर पे, तो डियर से भी कुछ चले जाएंगे टाइगर के पास। तो ये क्या हो रहा है? ये पॉल्यूटेंट एक जगह से दूसरी जगह लिंक बना के मूव कर रहा है। यही कहलाता है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, समझ गए? एक्यूमुलेशन क्या हुआ? जो एक्यूमुलेट कर लिया पहला वाला पार्टी जो फूड चेन का था, वो हो गया बायो एक्यूमुलेशन। और बायो मैग्निफिकेशन यानी कि जो ट्रांसफ़र होता रहा, वो हो गया हमारा बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बायो मैग्निफिकेशन किसका ज़्यादा होगा? तो ये रहा आपका आंसर। बायो मैग्निफिकेशन हमेशा उसका ज़्यादा होगा जो फूड चेन में लास्ट में आते हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन था, यहाँ था हमारा टाइगर, तो टाइगर का बायो मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन को बायो कंसंट्रेशन भी कहा जाता है, क्योंकि सारा पॉल्यूटेंट आके कंसंट्रेट हो गया किसके पास, वो लास्ट ऑर्गेनिज्म के पास, जो कि हमारा टाइगर था, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये रहा हमारा वाटर, यहाँ पे बायो एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, और ये एक्यूमुलेट हो जाने के बाद एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। तो ये इंक्रीज कर रहा है बायो मैग्निफिकेशन एक लेवल से दूसरे लेवल पे, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल पहले पढ़ चुके हैं, तो ये ट्रॉफिक लेवल जिस तरीके से इंक्रीज होगा वैसे वैसे बायो मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज होगा। यही था कंसेप्ट और डिफरेंस बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में। फिर लास्ट पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन। तो ये नॉइज़ क्या है, अनवांटेड और एक्सीडिंगली हाई लेवल ऑफ साउंड दैट कैन एनॉय, काउज स्ट्रेस और इम्पेयर द हियरिंग एबिलिटी, ठीक है। तो स्ट्रेस ऑब्वियसली होता है और हमारे हियरिंग एबिलिटी में भी प्रॉब्लम आती है ना, क्योंकि आपके सामने बहुत ज़ोर से कोई डीजे बजा दे तो ऑब्वियसली आपको सुनाई नहीं देगा और अंदर से एक सेंसेशन होता है, और वो सेंसेशन खतरा है, वो बता रहा है कि ये गलत जगह पे खड़े हो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन। फिर दूसरा है कि साउंड को हम नापते कैसे हैं, पता कैसे चलेगा कि ये ज़्यादा साउंड हो रहा है, ये कम साउंड हो रहा है। तो साउंड की इंटेंसिटी को नापने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को लाउडनेस भी कहा जाता है, तो उसकी लाउडनेस को नापने के लिए हम स्केल से मेज़र करते हैं, उसे कहा जाता है डेसिबल। जैसे सपोज मान लो कि हम पूछें कि तुम दिन में कितना लीटर पानी पीते हो, 1 लीटर, 2 लीटर, ये जवाब आएगा ना। तो ये लीटर क्या है, इसका यूनिट, वही है डेसिबल इसका यूनिट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम साउंड को डेसिबल में नापेंगे, ठीक है। लीटर, किलोमीटर, मिलीलीटर, ये सारे क्या है, यूनिट। तो साउंड को नापने का यूनिट ही क्या कहलाएगा, डेसिबल। फिर देखो अगला लाइन क्या है, 10-fold इंक्रीज इन द साउंड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज 10 डेसिबल ऑन स्केल। अगर साउंड की इंटेंसिटी 10 गुना इंक्रीज कर जाए तो उसे हम कहेंगे कि 10 डेसिबल इंक्रीज हो गया साउंड, ठीक है। फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहते हैं डेसिबल मीटर, यानी कि साउंड की इंटेंसिटी को अभी हम स्केल से मेज़र कर रहे थे ना, वो था डेसिबल, यानी कि उसका यूनिट, और इसे मेज़र किससे किए, डेसिबल मीटर से, ठीक है। जैसे कि हम अपने टेम्परेचर को किससे मेज़र करते हैं, थर्मोमीटर से, तो साउंड को मेज़र करते हैं डेसिबल मीटर से, और इसका यूनिट है डेसिबल। तो क्लियर हो गया। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। आई होप आप सारी चीज़ समझ गए होंगे। ये देखो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सारे ही कवर हो गए। अब हम मूव करेंगे अपने दूसरे चैप्टर पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।